हेलो। देखिए, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चल रहा था और आपका प्रयास ये किया जा रहा है कि भाई आपका ये जल्दी समाप्त हो, ताकि आपका यूपी जे आने वाली हैं एक दो नए सब्जेक्ट माइनर और मेजर मिक्स करके आपका लगाया जाए। देखिए, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताया गया था कि एक ऐसा अंग है जिसका अपना स्टेचूट है या अपना संविधान है या अपना कानून है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग भी है। यानी कि इसी से जुड़ा है, ये नहीं कि अलग है। यानी कि यूएनओ चार्टर आपका जो पढ़ रहे हैं आप लोग, उसी से जुड़ा ही हुआ न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर है, जिसमें कि कुल 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। और उसी को हम कल शुरू किए थे, फिर एक बार दोहरा दिया जाए। तब आज प्रयास किया जाए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद। देखिए, इसमें क्वेश्चन का मॉडल भी याद रखना है। अनुच्छेद आपको पूरा नहीं पढ़ना है, 15 से 20 अनुच्छेद याद रखने हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें बिना अनुच्छेद के प्रावधान पूछे जाते हैं कि ये माने प्रावधान पूछे जाते हैं, अनुच्छेद कम पूछे जाते हैं। फिर भी एक दो अनुच्छेद पूछा गया है, और कौन कौन अनुच्छेद पूछे गए हैं वो बताया जाएगा। और प्रावधान थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट बनाकर याद करना पड़ेगा। देखिए, आपका बताया गया था कि इस चार्टर में या इस संविध में कोई प्रियम्बल नहीं है, यानी कि उद्देशिका नहीं है। फिर आर्टिकल 1 बताया गया था कि जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, यह यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग होगा। और आपका इस संविधान के अनुसार, यानी कि जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार गठित होगा और कार्य करेगा। फिर इसके बाद अध्याय 1 हम शुरू किए थे। आपका अध्याय 1 शुरू किया गया था, और अध्याय 1 में आर्टिकल 2 से शुरू होता है। 1 से नहीं हो सकता है, पूछ ले आजकल। तो अध्याय 1 कहाँ से शुरू होता है? तो अनुच्छेद 2 से शुरू होता है, और इसको कल बताया भी गया था। एक एक आपका फिर देख लिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक बताया गया था दोहरा दिया जाए। अनुच्छेद 2 ये बताता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन जो होगा, न्यायाधीशों से मिलकर होगा। और फिर आपका योग्यता बताई गई थी। तो कल भी बताया गया था कि कितनी योग्यता होनी चाहिए न्यायाधीशों के लिए? 3। अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण है। जजों की संख्या। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम जज कितने हो सकते हैं? तो 15 यानी कि 15। और एक देश का अधिकतम कितना जज हो सकता है? जैसे कि भारत का, तो एक समय में भारत का अधिकतम कितने जज हो सकते हैं? 1। ये याद रखना, ये ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 4 बताया गया था, आर्टिकल 4, न्यायाधीशों का निर्वाचन। यहीं से हमें शुरू करना है। फिर से इसको हम देखते हैं बेरर की भाषा सहित। यानी कि जो जज होते हैं, एक सामान्य बात कल बताई गई थी कि जजों का चुनाव कैसे होता है। तो जजों का चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो तमाम अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, और उन्हीं एक एक अनुच्छेदों को आपको कह सकते हैं कि याद रखना है। यानी कि यहाँ से आपका शुरुआत करनी है। मुख्य रूप से हल्का सा बताया गया था, लेकिन मुख्य रूप से फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं, और अच्छे से इसको याद रखिएगा। इधर से आपका
इधर से आपका क्वेश्चन बनता है भाई, मॉडल भी हमें चलते रहना है। देखिए भाई आराम से, मॉडल भी हमें चलते रहना है और आपका ये क्वेश्चन भी निकालते रहना है। देखिए आपका आर्टिकल, आपका ये आर्टिकल 5 से हमें शुरू करना है। देखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का निर्वाचन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 ये बताता है कि निर्वाचन की तिथि से कम 3 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सभी अस्थायी विवाचन न्यायालय के जो पक्षकार या इत्यादि हैं उनसे अनुरोध करेगा कि वह अपने अपने देश से आपका नाम भेजें। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि कितने माह पहले निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कितने महीने पहले आपका महासचिव या सेक्रेटरी जनरल आपका राष्ट्रीय समूहों से आपका जजों का लिस्ट मांगेगा, नाम मांगेगा। तो कितने माह पूर्व? 3 माह पूर्व। माने कि जब आपका कार्यकाल समाप्त होता है किसी जज का, उसके 3 माह पूर्व ही नए जज की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये महासचिव नाम मांगा 3 माह पूर्व, अब ये नाम भेजेंगे। तो नाम जब भेजा जाएगा तो इसके लिए राष्ट्रीय समूह बना है। राष्ट्रीय समूह का मतलब ये हुआ कि कुछ देशों का ग्रुप वाइज बनाया गया है, यानी कि आपका कई देशों का एक एक ग्रुप बनाया गया, वो नहीं इसमें दिया है। राष्ट्रीय समूह बनाया गया है और राष्ट्रीय समूह के जो देश हैं, यानी कि कई देश मिलाकर 6, 7, 8, 10 ऐसे, वे देश आपका अपने अपने व्यक्तियों के नाम भेजेंगे। तो अब क्वेश्चन आपका ये आया कि जो एक राष्ट्रीय समूह है वह अधिकतम कितने लोगों का नाम भेज सकता है, यानी कि जो 10 या 5 या 8 या 12 देश मिलकर राष्ट्रीय समूह बनाए हैं वह कितने लोगों का नाम भेज सकते हैं। तो आपका जवाब रहेगा 4। कितने लोगों का? लेकिन एक देश अधिकतम कितना नाम भेज सकता है? 2। भाई सतर्क रहिए, आपका एक देश का कितने व्यक्तियों का उसमें नाम होगा? अधिकतम 2 व्यक्तियों का। लेकिन एक और सतर्कता बरतनी है, वह ये बरतनी है कि जितने पद वैकेंट हैं या जितने पद खाली होने वाले हैं, जो व्यक्तियों की संख्या भेजी जाएगी वह पदों की संख्या के 2 गुना से अधिक नहीं होगी। ये भी एक शर्त है, यानी कि अगर 5 जजों की नियुक्त करनी है, 5 जजों का, तो ऐसी दशा में देश जो लिस्ट भेजेंगे वह दूना से अधिक नहीं, यानी कि 10 लोगों का नाम भेज सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो ये यहाँ से आपका पूछ सकता है राष्ट्रीय समूह कितने लोगों का नाम भेज सकते हैं? अधिकतम 4। एक देश अपना कितना उसी में भेज सकता है? 2। और जितना पद खाली हैं उसके कितने से आपका अधिक नहीं भेजा जाएगा आपका नाम? तो 2 गुना। ये किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब रहेगा 5। अब आइए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 छोड़ देना है, बस हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपका कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ना है। कुछ अनुच्छेद भाई छोड़ने भी हैं। अनुच्छेद 6 केवल इतना बताता है कि यह आशा की जाती है कि जब भी कोई राज्य न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के रूप में किसी नाम को प्रस्तावित करेगा उसके पहले वह अपने देश में विचार विमर्श करेगा
यानी कि विधि विभागों से करेगा, फिर विश्वविद्यालयों से करे और आपका लाख वकीलों से करे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप नाम भेजने के पहले अपने देश में उस पर क्या करा लीजिए, चर्चा करा लीजिए, राय ले लीजिए, तब अच्छा रहेगा और तब नाम क्या करिए, भेजिए। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 7 महत्वपूर्ण जरूर है। अब लिस्ट आपका, हाँ देखिए, नाम कहाँ भेजा जाता है ये भी आपका एक बार पूछा गया है। तो हेग शांति सम्मेलन 1899 में जो हुआ था उसके तहत एक न्यायालय गठित किया गया था और वह न्यायालय था अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय। यानी कि परमानेंट आर्बिट्रेशन आपका कोर्ट। यानी कि माध्यस्थम को कभी काल ये शब्द चेंज करता है, विवाचन भी लिखता है। तो क्वेश्चन आपका यूपी जे में ये बना है कि न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं। तो आपका जवाब रहेगा कि जो अस्थाई विवाचन न्यायालय है उसी में जजों का नाम देश भेजते हैं। यानी कि कहाँ भेजा जाता है लिस्ट नाम का, देश भेजते हैं या राष्ट्रीय समूह। तो ये जरूर याद रखिए, यहीं से न्यायाधीशों का नाम उठाया जाता है। तो देश या राज्य कहाँ भेजते हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, गलत न हो। तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में। और इसमें से अब क्रम आगे बढ़ाइए। जो महासचिव हैं आपका यहाँ से नामों की लिस्ट बनाएगा और वह जो नामों की लिस्ट बनेगी वह अल्फ़ाबेटिकल बनेगी और अल्फ़ाबेटिकल बनाकर उस लिस्ट को कहाँ कहाँ महासचिव भेज देंगे, तो महासभा को और सुरक्षा परिषद। तो महासचिव किसको लिस्ट भेज दिए जजों का बनाकर यहाँ से निकाल कर। तो किसको लिस्ट भेज दिए, महासभा को और किसको, सुरक्षा परिषद। अब निर्वाचन का कार्य किसका हो गया, महासभा का और सुरक्षा परिषद का। फिर एक यहाँ क्वेश्चन बना लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आज का, कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो यही लाइन आप तैयार करके जाएंगे। महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा पृथक पृथक माने अलग अलग मतदान द्वारा एक ही समय में। यानी कि महासभा भी उस नाम पर वोटिंग करेगी, सुरक्षा परिषद भी करेगी, एक ही समय करेगी, लेकिन संयुक्त नहीं बल्कि क्या, अलग अलग। और जो व्यक्ति लिस्ट में जिनका नाम है, जो व्यक्ति सुरक्षा परिषद और महासभा में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जिनके पक्ष में वोटिंग में मेजॉरिटी हो जाती है, वही व्यक्ति न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बन जाते हैं। यानी कि आपका वही व्यक्ति क्या बन जाते हैं, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बन जाते हैं। और विवाद होगा तो क्या होगा, तो आर्टिकल वाइज जब आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गलत न हो। देखिए भाई, आर्टिकल आपका 7 में लिस्ट भेज दिया गया, अनुच्छेद 8 देखिए, महासभा और सुरक्षा परिषद न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए अपनी अपनी कार्यवाही अलग अलग करेंगे। तो अभी हम बता ही दिए कि महासभा अलग बैठेगी, सुरक्षा परिषद अलग, दोनों अलग अलग क्या करेंगे, इन नामों पर मतदान। और जो व्यक्ति दोनों में पास हो जाता है, यानी कि सुरक्षा परिषद और महासभा में बहुमत प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति क्या निर्वाचित हो जाएगा, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज। अनुच्छेद आपका
माने कह सकते हैं 8 हो गया, तो अनुच्छेद 9 आइए देखा जाए। अनुच्छेद 9 भी छोड़ दीजिएगा पढ़ते समय, बस एक लाइन है कि जब भी इनका निर्वाचन किया जाए ये ध्यान में रखा जाए कि विश्व के सभी सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व हो, माने कि विश्व के एक क्षेत्र से ही सभी जज न आ जाएं। 20 ऐसे जजों को चुना जाए जो भिन्न भिन्न सभ्यताओं का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व। माने अलग अलग राज्यों से अलग अलग आपका सभ्यता के जानकार आए, तभी तो पूरे विश्व के प्रति न्याय किया जाएगा। आइए अनुच्छेद 9 छोड़ दीजिएगा, अनुच्छेद अब 10 आइए। अनुच्छेद 10 देखिए आपका क्या कहता है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मैं बता भी चुका हूँ लेकिन फिर एक बार देखिए। जो अभ्यर्थी महासभा और सुरक्षा परिषद के मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे उन्हें निर्वाचित समझा जाएगा। यानी कि महासभा ने वोट दिया अलग, सुरक्षा परिषद ने दिया, और दोनों में जो लिस्ट में जिनका नाम है, अगर दोनों में वह बहुमत पा लेते हैं तो वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज निर्वाचित हो जाते हैं। दूसरा खंड देखिए, सुरक्षा परिषद का कोई भी मत, यहाँ भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जो सुरक्षा परिषद अभी आपको पढ़ाया जाएगा, 2-3 दिन में आ ही जाएगा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 जो अस्थाई सदस्य हैं उन्हें वीटो का अधिकार है और डबल वीटो का अधिकार है। तो डबल वीटो क्या होता है ये तो आगे बताया जाएगा आपका, लेकिन डबल वीटो मतलब हुआ 2 बार नकारात्मक मत देना, एक बार नहीं, कितनी बार, 2 बार। तो न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में जो अस्थाई सदस्य हैं या अस्थाई हैं, इनके बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थाई सदस्यों को डबल वीटो का हक नहीं होगा, यानी कि वीटो का हक नहीं होगा। 15 मेंबर हैं, 15 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, तो 15 माने जाएंगे और 5 को कोई विशेष अधिकार इस मामले में नहीं होगा। यानी कि वीटो का जो अधिकार था इस मामले में कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि सबको बिना भेदभाव के क्या माना गया है, 15 को इक्वल। भाई इस मामले में, सभी मामले में नहीं, केवल किस मामले में, तो न्यायाधीशों के चुनाव के मामले में। अगला देखिए भाई आपका इसी में अनुच्छेद 10 में, यदि महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में एक ही राज्य के एक से अधिक नागरिकों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तब क्या होगा। तो दिमाग थोड़ा अस्थिर करके देखिए, यहाँ क्वेश्चन अभी बना नहीं है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका बन जाए। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि भारत ने नाम भेजा, पहले एक उदाहरण से भी देखिए, भारत ने नाम भेजा 2 लोगों का, महासचिव ने इनका लिस्ट बनाया और एक महासभा को लिस्ट भेज दिया गया। एक किसको भेज दिया गया, सुरक्षा परिषद। महासभा अलग वोटिंग करती है और सुरक्षा परिषद अलग। अब भारत में 2 लोगों का नाम भेजा गया, इधर महासभा ने वोटिंग किया, इधर सुरक्षा परिषद ने। दोनों लोगों के नाम पर वोटिंग हुई और दोनों लोग सौभाग्य से बहुमत प्राप्त कर लिए, यानी कि ये महासभा में भी इनके नाम का बहुमत हो गया और कहाँ हो गया, और आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो ये कहता है कि एक देश का केवल कितना जज होगा, 1 जज, और यहाँ तो भारत के कितने जज बहुमत प्राप्त कर लिए हैं, 2। लेकिन भाई नियम का तो उल्लंघन होगा नहीं, तो ये यहाँ नया क्वेश्चन बिल्कुल है।
ये क्वेश्चन आपका अभी बना नहीं है। अगर ये बन जाए कि महासभा और सुरक्षा परिषद में यदि एक ही राज्य के दो व्यक्ति बहुमत पा लेते हैं तो कौन व्यक्ति जज के रूप में निर्वाचित समझा जाएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बस एक लाइन जवाब रखिएगा, जो एज में अधिक हो यानी कि जो आयु में वरिष्ठ हो यानी कि जिस प्रत्याशी की आयु अधिक हो वह व्यक्ति आपका चुना हुआ माना जाएगा। तो बस किस पर, अब ये नहीं कि आपका मामला फिर से वोटिंग होगी, तमाम ऑप्शन देगा, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन याद रखना है कि जिनकी एज क्या हो दोनों में से अधिक हो वहीं आपका व्यक्ति जज के रूप में क्या माना जाएगा, चुना हुआ। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिए, क्योंकि निश्चित तौर पे आपका भाई फाइट ज़्यादा है, और जब फाइट ज़्यादा रहती है तो जो व्यक्ति जो 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन कर ले जाता है वहीं परीक्षा भी निकालता है। और हमारा लगातार प्रयास है कि जो सामान्य क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग, जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं कम से कम उसको 2-2 बार कम से कम बताया जाए, चाहे कोई भी कानून हो, ताकि वहां से गलतियां न हो। अगला देखिए भाई, आपका अनुच्छेद आपका ये 10 बताया गया कि आयु में जो बड़ा होगा 10। अब अनुच्छेद 11 भी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं गया है। अब अनुच्छेद 11 कहता है कि महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, इन दोनों में मतदान हुआ, अगर पहली बैठक में किसी नाम पर सहमत नहीं बनी यानी कि बहुमत नहीं जुट पाया दोनों में तो दूसरी बैठक होगी, दूसरी में भी नहीं बन पाया तो तीसरी बैठक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जजों के चुनाव के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद 3 बार अधिकतम बैठक कर सकती हैं, और तीसरी बार जब बैठक हुई, मतदान हुआ और ऐसी दशा में कोई भी नाम पर सहमति नहीं बनी यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद में कोई व्यक्ति जीत नहीं पाया, माने एक में जीत रहा था एक में हार रहा था। जैसे एक व्यक्ति है महासभा में तो बहुमत पा लिया लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं पाया, कोई और जो लिस्ट में था नाम सुरक्षा परिषद में बहुमत पा लिया और कहाँ नहीं पाया, महासभा में। और बहुमत किसमें पाना अनिवार्य है, दोनों में, किसमें पाना। तो अब क्या हो, समस्या ये आई कि भाई अब क्या किया जाए। तो इसके लिए जो प्रावधान है, अब क्या किया जाए, तो अब नियम चेंज होगा। देखिए इसके लिए ये प्रावधान है कि महासभा एक समिति बनेगी, महासभा अपनी ओर से 3 लोग चुनेगी और सुरक्षा परिषद अपनी ओर से 3 लोग। ध्यान में रखिएगा, यानी कि जब 3 बार बैठक के बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई है, बहुमत दोनों में कोई प्रत्याशी, माने प्रत्याशी का मतलब यहाँ जज का प्रत्याशी, नहीं पा पाया है, तो एक समिति बनेगी और आपका उस कितने लोगों की कमेटी बनेगी, 6 लोगों की। 3 लोग किससे रहेंगे, आपका महासभा से, और 3 लोग सुरक्षा परिषद। ये विचार विमर्श करेंगे और ये भी विफल हो गए तब क्या होगा, इनमें भी सहमति नहीं बनी तब क्या होगा। तब इसके लिए लास्ट लाइन ये है कि फिर एक बार देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन थोड़ा निकालिए। जब ये 6 लोगों की समिति बनी और 6 लोग भी किसी जज के नाम पर एक मत नहीं हो पाए, तब क्या हो, क्या जज का चुनाव होगा कि नहीं होगा, होना तो भाई करना तो पड़ेगा ही।
तो इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वह कार्य ये है कि अब न्यायालय को स्वयं सौंप दिया जाएगा कि ये लिस्ट हैं, ये बहुमत एक में पाए थे, एक सदन में या एक सभा में, या तो सुरक्षा परिषद में या महासभा में ये लोग बहुमत पाए थे, और लेकिन केवल एक में पाए थे बहुमत, दोनों में नहीं पाए थे। तो ये अब जो होगा वह किसको सौंप दिया जाएगा मामला? स्वयं न्यायालय को, कि आप स्वयं ही इन लिस्ट में से लोगों का नाम चुन लीजिए। यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को यह कार्य सौंप दिया जाएगा कि वह अब जजों का चुनाव करे। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका कितने जज हैं? 15 जज हैं, और 15 जज मिलकर उस लिस्ट में से आपका जजों का क्या करेंगे? चुनाव। लास्ट में यहाँ आपका क्वेश्चन फिर एक अटैक करेगा कि यदि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश मतदान करते हैं जजों के चुनाव के लिए और मत बराबर हो जाता है, तो ऐसी दशा में एम्पायर या रेफरी का काम कौन करेगा या निर्णायक मत कौन देगा? ये क्वेश्चन आपका बना नहीं है, लेकिन नया क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे, आपका निर्णायक मत कौन देगा? वह न्यायालय के अध्यक्ष को ही मारकर आते हैं, लेकिन न्यायालय का अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं देगा। याद रखिएगा, निर्णायक मत अध्यक्ष नहीं देगा, बल्कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ जज रहेगा, यानी कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा, वह न्यायाधीश निर्णायक मत देगा। तो देखिए, एक बार और बता दिया जाए उदाहरण। अब लास्ट में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजा गया। मान लीजिए 7 जज उस नाम के पक्ष में हैं और 7 क्या हैं? विरोध में। तो भाई दोनों पक्ष और विपक्ष में मत क्या हो गए उस नाम पर? बराबर। तो अब आपका निर्णायक मत दिया जाएगा। रेफरी या एम्पायर का एक काम करेगा। तो यही क्वेश्चन टेक्निकल बनेगा कि एम्पायर या रेफरी या निर्णायक मत कौन दे सकता है? तो भाई गलत न हो, जो उस न्यायालय में क्या हो, अध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष हो कि महासचिव दे सकता है, कि उस न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या सीनियर जज देगा? कौन देगा? भाई रट कर जाइएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर हम बता दें, गलती यहाँ हो सकती है, और गलती इस रूप में हो सकती है कि ज़्यादा लोग मार कर जो आएंगे, सीनियर जज नहीं मारेंगे। क्या मारेंगे? अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष नहीं मारना है, किसी भी हाल में क्या मारना है? सीनियर जज। एक बार आपका पढ़ाया जा रहा है और 1-2 दिन बाद एक बार लिखवाया जाएगा, तो जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे लिखवाते समय भी मैं अलग से बताऊंगा। क्योंकि भाई ये जो पढ़ाया जा रहा है, दिक्कत ये है कि कभी कोई जल्दी पढ़ता नहीं, लेकिन जे निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए 2 से 3 बार हम बता रहे हैं, ताकि एक बार दिमाग में नहीं बैठेगा तो 2 बार बैठेगा, 3 बार बैठेगा। अगला देखिए भाई आपका, अब ये आपका निर्णायक मत। आइए अनुच्छेद 13 देखा जाए, न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन। तो अनुच्छेद तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कार्यकाल जरूर पूछा जाता है कि जब एक व्यक्ति जज नियुक्त हो गया, निर्वाचित हो गया, तो बताइए उसका कार्यकाल कितना होता है? तो कितना कार्यकाल होता है? 9 साल। लिखवा गया, बताया गया था कोरिलेट करके। फिर एक बार देखिए शुरू से,
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होंगे। कितने जज? 15। किसी जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा। कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 9 ईयर। रट कर जाइए। और ये क्वेश्चन आ चुका है दोनों। एक तीसरा क्वेश्चन भी देखना है। प्रत्येक 5 वर्ष पर, याद रख, नहीं, प्रत्येक 3 वर्ष पर, फिर सुधार कर रहा हूं भाई मैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है, गलत ना हो, जाकर देखिएगा। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 जज पद मुक्त होंगे और उनकी जगह पर 5 नए जज नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 3 वर्ष में 5 जज नए बनाए जाएंगे और जो पुराने 5 जज हैं उनको पदमुक्त किया जाएगा। सेम आपका जैसे हमारी राज्यसभा है, एक सांसद का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा में 6 वर्ष होता है, लेकिन सेम नियम अपनाइए। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सांसद पदमुक्त होते हैं और 1/3 नए क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। तो सेम वही याद रखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 मतलब 15 का 1/3 कितना हुआ? 5। 5 जज क्या होंगे? आपका पद मुक्त होंगे और उनकी जगह 5 नए जजों का क्या होगा? चुनाव। भाई रटे रहे, आ चुका है, फिर एक बार बता रहा हूं मैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 जज पद मुक्त होंगे और उनकी जगह पर 5 जज नए क्या होंगे? चुने जाएंगे। अगला देखिए आपका। अब आपका जो माने अनुच्छेद 13 चल रहा है भाई, ये हो गया। ये लॉटरी, ये नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, जब तक नया जज नियुक्त न हो जाए तब तक पुराना जज काम करता रहेगा, भले ही 2-4 माह क्या हो जाए, 9 साल से अधिक हो जाए। इसको थोड़ा भारत में जोड़िए। बताइए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो अगर भारत का प्रेसिडेंट का चुनाव 5 साल में नहीं हो पाया किसी कारण से, तो क्या वह 5 साल के बाद भी अपने पद पर बना रहता है कि नहीं? बना रहता है। कब तक? जब तक कि नया राष्ट्रपति क्या न ले ले शपथ। वैसे ही आप लोग यहाँ भी समझिए, 9 वर्ष का कार्यकाल है, 9 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन किसी कारण से अभी नए जज की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो ऐसी कंडीशन में पुराना जज अभी अपने पद पर बना रहेगा कि हट जाएगा? बना रहेगा। बस वही जानिए। आगे देखिए भाई, इसमें अनुच्छेद 13 का क्लाज 4 आपका पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। नहीं, वो असल बात, जब शुरुआती दौर में न्यायालय गठित हुआ तो आपका उस समय आपका लाट मने उस समय पूरे के लिए नहीं नियुक्त किया गया। न्यायाधीश तो नियुक्त कर दिए गए, लेकिन ये हुआ कि 3 साल बाद इनका हो जाएगा, 3 साल बाद इनका। तो क्रम बनाने के लिए शुरुआती दौर में पूरे जजों को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आपका 1/3 अब रिटायर होते गए, नए चुने गए, और आपका कह सकते हैं कुछ समय बाद सही हो जाता है, वो क्रम बनाया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्रम इसलिए बनाया जाता है कि आपका जो 5 जो आपका 3 वर्षों में 5 जज नए नियुक्त होंगे, 5 रिटायर होंगे, ये जो क्रम आगे सही हो जाए।
क्योंकि आपका 1/3 तो रखेंगे नहीं। ध्यान से देखिए इसको, वैसे कोई मतलब नहीं है लेकिन देखिए 15 जज हैं, ठीक। अब 15 जज हैं तो ऐसी दशा में अब 5 जजों का कार्यकाल 3 साल रखा गया शुरुआती दौर में, फिर 5 जजों का 6 साल और 5 जजों का कितना 9 साल। इसका फायदा ये होगा, अब ये कौन 3 साल रहेगा कौन 6 साल रहेगा, ये महासचिव शुरुआती दौर में लॉटरी से इनका नाम निकालेंगे। तो चुनाव तो पहले 15 का हो गया, और जो आपका तो 5 5 साल में ये 3 साल में ये 5 रिटायर हो गए और इसकी जगह पर 5 चुन लिए गए। अब इनका कार्यकाल अब 9 वर्ष होगा। फिर आपका ये 5 थे, माने 6 साल में रिटायर होने थे, ये रिटायर हो गए 5 साल में, माने 5 जज। इसकी जगह आपका 5 जज चुन लिए गए, तो फिर इनका कार्यकाल 9 साल अब होगा। माने शुरुआती दौर में क्रम सही रहे, इसके लिए पूरा संख्या भर दी जाती है और कई लोगों को बीच में ही क्या किया जाता है, रिटायर। तो आपका एक बार ये सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जैसे राज्यसभा में होता है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या भर दी गई और कुछ का कार्यकाल 2 साल रखा गया, कुछ का 4 साल, कुछ का 6 साल। तो ये महासचिव लॉटरी निकालेंगे, और तो अब कोई मतलब नहीं है इसका, ये शुरुआती दौर में मतलब था। चौथा क्लाज आर्टिकल 13 का महत्वपूर्ण है, यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए आपका कैसे बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है। क्वेश्चन ये बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश अपना रिजाइन या अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। तो कोई न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष है, माने न्यायाधीश हैं, तो इस्तीफा पूछा गया है किसको देगा। तो देखिए किसको बाप का दिया है, रजिस्ट्रार को सौंपेगा, दूसरा यानी कि निबंधक को, दूसरा आ जाएगा महासचिव को सौंपेगा, तीसरा आ जाएगा न्यायालय के अध्यक्ष को ही सौंपेगा। इनमें से कोई नहीं, तो बताइए किसको सौंपेगा, न्यायालय के अध्यक्ष को। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बना है कि जब कोई न्यायाधीश न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है, तो अध्यक्ष इसकी सूचना किसको देंगे। तो आपका किसको देंगे, कौन किसको सूचना देगा, सतर्क रहना है। कौन देगा, अध्यक्ष देंगे। किसको, महासचिव। भाई आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिए। कौन किसको सूचना देगा, फिर मैं बता रहा हूँ। अध्यक्ष देंगे न्यायालय के, किसको देंगे, आपका महासचिव को। और जैसे ही सूचना दी गई वैसे ही पद क्या हो जाएगा, रिक्त। अब भारत में थोड़ा सूचना दिलवा दीजिए, कौन किसको सूचना देगा। तो बताइए, उप राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं भारत में, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति तत्काल इस इस्तीफे की सूचना किसको देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी कि भारत में भी जोड़ते रहना है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। अगला देखिए आपका अनुच्छेद 14 देखिए, जो पद्धति प्रथम निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई है उसी के अनुसार रिक्त स्थान भरे जाएंगे, और भरने के 1 माह के माने 1 माह के आपका रिक्त होने के 1 माह के अंदर आपका कह सकते हैं कि महासचिव आपका प्रयास शुरू कर देगा, और किस तारीख को निर्वाचित किया जाए इसकी तिथि सुरक्षा परिषद द्वारा निश्चित की जाएगी। तो एक उदाहरण देखा जाए, पहले उदाहरण देखिए भाई, उसके बाद इसको बताया जाए। मान लीजिए ये एक भारत का व्यक्ति है, 9 साल के लिए निर्वाचित हुआ। कितने साल के लिए, 9 साल।
बीच में ही या तो मर जाता है या अक्षम हो जाता है या इसे हटा दिया जाता है या ये क्या दे देता है, इस्तीफा। तो मान लीजिए 5 साल तक रहा तो कितना कार्यकाल बचा है। और तो अब होगा क्या कि जिस देश का वह न्यायाधीश था, अब उस देश का जो पहले से लिस्ट गई है या लिस्ट मंगाई जाएगी, पद रिक्त होने के आपका 1 माह के अंदर महासचिव इसको भारत को सूचना देंगे कि आपके देश के न्यायाधीश का पद रिक्त है और आप नाम भेजिए, या पहले से अगर नाम 3-4 भेजा गया है तो उस नामों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा परिषद डेट तय करेगी और उस डेट पर वोटिंग होगी। मान लीजिए 2 नाम भारत ने भेज दिया आपका, तो दोनों नामों पर किस पर वोटिंग होगी, सुरक्षा परिषद, और किस में, महासभा। और जिस नाम पर सहमत बन गई, एड आइडम हो गया, वह व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा। लेकिन नया जो न्यायाधीश बनेगा आपका, उसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। वह 9 साल के लिए बनेगा कि पिछले जज का जो शेष कार्यकाल बचा है उतने तक। हाँ, कितने तक बनेगा शेष कार्यकाल, बस एक लाइन। जैसे कि भारत, अब आइए भारत में भी थोड़ा जोड़ते रहिए। मान लीजिए कि जो भाजपा है वो लगातार मुख्यमंत्रियों को बदल रही है, उसको लगता है कि नया चेहरा आएगा तो कुछ क्या मिल जाएगा, लाभ। तो उसमें बदला इसलिए जा रहा है कि धर्म, जाति, संप्रदाय या जो जाति है, मुख्य रूप से किस जात के लोग किस इलाके में हैं, उसका मुख्यमंत्री मंत्री बना दिया जाए ताकि आगे लाभ हो, माने विधानसभा और किस में, लोकसभा में। इसीलिए मुख्य रूप से बदला जा रहा है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो आपका जो मुख्यमंत्री नया बनेगा, अब 5 साल के लिए नहीं, जितना विधानसभा का क्या होगा कार्यकाल, राष्ट्रपति में भी यही नियम लागू होगा। देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है और आपका राष्ट्रपति में नहीं लागू होगा भाई, राष्ट्रपति में नहीं होगा लागू, राष्ट्रपति में नहीं होगा भाई, आपका उपराष्ट्रपति में होगा, क्योंकि उनका कार्यकाल आपका 6 साल का है। राष्ट्रपति में नियम लागू नहीं होगा, उपराष्ट्रपति में नियम लागू हो सकता है। जैसे लोकसभा के सांसदों में भी लागू होता है कि लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल 5 साल सामान्यतः, 3 साल बाद कोई इस्तीफा देता है और नए लोकसभा मेंबर का चुनाव होता है, तो नया वाला 5 साल नहीं रहेगा, कितना अब रहेगा, 2 साल। राष्ट्रपति में ये नियम लागू नहीं होगा भाई। आगे देखिए आपका, तो जो ये अनुच्छेद 15 है, बस आपका एक लाइन बताता है कि पुराने न्यायाधीश का जितना समय बचा है, नया न्यायाधीश केवल उतने समय के लिए ही क्या किया जाएगा, नियुक्त। अगला अनुच्छेद 16 से भी आप छोड़ सकते हैं, एक लाइन बता दिया जाए, नहीं पढ़ना है, कभी पूछा नहीं गया है। न्यायालय का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक कार्य को नहीं कर सकेगा, न भाग लेगा और न ही कोई अन्य व्यवसाय करेगा। अब न्यायाधीश बन गए तो पॉलिटिकल कार्य छोड़ दीजिए, प्रशासनिक छोड़ दीजिए और व्यापार करना भी क्या करिए, छोड़िए। अनुच्छेद 17, न्यायालय का कोई भी सदस्य यानी कि कोई भी जज अब न तो किसी का एजेंट बनेगा और न ही परामर्श